नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पांडे जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। आपको भी पहली बार आपके दर्शन कर रहे हैं सर, और आपका ये जो प्रयास है मुझको बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये कि आप पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और आपने बहुत डेवलपमेंट भी देखा है। अभी आपकी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। मुझे एक बात समझनी है आपसे कि चलिए परशुराम जी की बात कर लेते हैं हम आपसे। शुरुआत में परशुराम जी का बहुत नाम आता है और समाजवादी पार्टी बीड़ा उठाती कि हम परशुराम के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मूर्तियां बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। तो मुझे एक बात समझ में आती है और लगातार जो आपके विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि अब परशुराम प्रेम कैसे जाग गया समाजवादी पार्टी का। अरे सत्ता में बैठे हैं तब जगना चाहिए, अभी कैसे जग गए? क्या कहेंगे आप? सवाल ये है कि जब हम परशुराम की बात करते हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों होता है? अब वो सत्ता में है तो मूर्ति लगाए ना, मना कौन कर रहा है? मूर्ति लगाना कोई अपवाद नहीं है। और रह गई समाजवादी पार्टी का परशुराम की जी की बात, परशुराम का हमेशा सम्मान किया है। परशुराम चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या न रही हो, कभी मुलायम सिंह या अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि हम परशुराम जी का कभी विरोध करते हो। उन्होंने परशुराम जब सरकार में आया तो जो सरकार की मंशा थी तो परशुराम की जयंती मनाना शुरू किया और उन्होंने ये काम और किया कि इसको सरकारी छुट्टी घोषित की। वर्तमान सरकार है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में कई जगह है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जो एक चीज कार्यक्रम समाजवादी पार्टी परशुराम के बारे में कर रही थी, उसको रोका क्यों? छुट्टी क्यों कैंसिल की? अब ये कहना कि हम रो रहे हैं तो हम तो कहेंगे उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हम तो परशुराम के आज भी प्रशंसक है, समर्थक हैं। हमें ये बता दे कि हमारे पार्टी के किसी नेता ने परशुराम का विरोध किया हो। मैं चैलेंज करता हूँ। ये तो आपको नहीं लगता कि वोट बैंक की राजनीति चल रही है? जब हम सत्ता में रहते हैं, जब हम सीट पे बैठते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी कलम में बहुत ताकत होती है, साइन कर सकते हैं। परशुराम ब्राह्मण थे जी। हमसे जवाब समाज मांगना चाहता है। जब चुनाव आता है तो मायावती चिल्लाने लगती है परशुराम जी की बात। जब सब कोई चीज़ होती है तो मायावती कहने लगती है ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। क्या बात हो गई? कोई हम वोट देने के लिए मशीन है क्या? हमारा सम्मान जो करेगा, ब्राह्मण कभी सम्मान का भूखा नहीं है। ब्राह्मण खुद अपना सम्मान अपना लेना जानता है। परशुराम उसमें एक थे। उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी गलत बात नहीं किया, उन्होंने कभी गलत वो नहीं किया। तो हम सही चीज़ों के मानने वाले उस ईश्वर के देव को क्यों न सम्मान दें? ये रोए वोट के लिए, हम रोए उनके सम्मान के लिए। कितनी अलग बात है। हमारी उनकी सोच में अंतर है। जी, चलिए। अच्छा, आपका रायबरेली से बहुत पुराना रिश्ता है, आप रायबरेली के सरजमी से आते हैं और रायबरेली को एक वीवीआईपी क्षेत्र के रूप में लोग देखते हैं। दिल्ली में बैठे लोग रायबरेली को एक बहुत बड़ा, उनको लगता है कि नहीं बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे देखते हैं आप रायबरेली के डेवलपमेंट के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज यहाँ रहे और मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्वजों को रायबरेली में बड़ा सम्मान मिला और मेरे पूर्वज बहुत बड़े जिम्मेदार थे और आज हैसियत वाले थे। लेकिन ये मेरा अगर माइनस पॉइंट में अपना कहूँ तो जन्मभूमि जरूर है, मेरी कर्मभूमि लखनऊ रही, क्योंकि मैं लखनऊ से सीधे जुड़ा रहा जी। लेकिन मैं यहाँ अपने ताना बाना, अपना आना जाना कभी नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी 71 में हुई प्रधानमंत्री तो मैं बलराम सिंह यादव ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, मेरे दोस्त थे, जिगरी यार थे। उनको मैं कांग्रेस ओ से तोड़ करके लाया था। यशपाल कपूर उस वक्त पीड़ा उठाए थे, TN सिंह की सरकार थी। मैंने कांग्रेस ज्वाइन कराई, वो मंत्री हुए। मैं उन सबके साथ, शिव प्रसाद सिंह, इन सबके साथ यहाँ आया, इंदिरा जी के साथ रहा। आज भी मेरे पास वो एक धरोहर है फ़ोटो के लिए। शायद मैं पहचान लूँ अपनी शक्ल को या मेरे बच्चे तो नहीं पहचान सकते। मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ जी। और सवाल ये है कि रायबरेली की बात, रायबरेली प्रधानमंत्री से जुड़ा रहा, कई प्रधानमंत्री दिए। अगर कुछ बात हम ये कहें कि रायबरेली प्रधानमंत्री जुड़ने के बाद हमने बहुत कुछ उपलब्धि हासिल किया, तो मुझे अफसोस ये है कि आज सई नदी के पुल के बारे में जो बात चलती है
उसका पाप मैंने भी किया। मेरे दिमाग से उतर गया। 13 जुलाई 1966 को मुझे तारीख याद है। जगन प्रसाद रावत का वो बोर्ड लगा है, वो हमारे मित्र थे। मैं उनको मानता था, मैं उनके घर जाता था। उन्होंने उसका उद्घाटन 66 के बाद आज तक इस रायबरेली में इतने प्रधानमंत्री, इतने नेता हुए, क्यों नहीं एक सड़क, एक पुल बन पाया। आज उसकी याद आई कि ये गिर जाएगा। अगर गिर गया तो कैसे आना जाना शुरू होगा। अगर ये नहीं, कुछ ये जरूर दिखाई पड़ता है सोनिया गांधी के राज में, कुछ ओवरब्रिज जरूर दिखाई पड़ते हैं। लखनऊ से रायबरेली का 4 लेन दिखाई पड़ता है। बाकी तो हमारी समझ में ITI बंद है, कोई कारखाने नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात इस रायबरेली की है सीवर लाइन, जिसका मेरा घर, और मैं समझता हूँ पूरा रायबरेली परेशान होता है। अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो घरों में सीवर, इसका निदान क्यों नहीं हुआ। ये पीड़ा देता है, ये दर्द देता है, ये तकलीफ देता है। इसके दोषी अगर कांग्रेस के लोग हैं, इसके दोषी अगर हैं तो हम भी दोषी हैं। और मैं दोष देना चाहता हूँ वर्तमान सरकार को कि जिम्मेदार लोग हैं यहाँ, जिम्मेदार पार्टी के लोग क्यों नहीं सोचते रायबरेली के बारे में। कितनी दुर्दशा यहाँ की सड़कों की है, ये सड़कें चलने लायक हैं। लेकिन इतना मुझे कहना है कि बहुत रायबरेली ने अगर प्रधानमंत्री दिया तो रायबरेली की दुर्दशा भी उसी तरीके से हुई। तो रायबरेली के बारे में आप कह रहे हैं, आप लखनऊ, आपकी कर्मभूमि है लखनऊ, के बारे में बताइए, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट आप देखते हैं बढ़िया ठीक ठाक है सब? मैं तो चकाचक चल रहा है? नहीं, चकाचक तो इस देश की सोच में नहीं हो सकता। इस देश का सिटीजन अगर सोचे तभी चकाचक हो सकता है। उस यहाँ का आदमी अपने घर का दरवाज़ा साफ करना चाहेगा, लेकिन अपने घर का कूड़ा दूसरे के दरवाजे में फेंकना चाहे। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। वही समझना चाहता हूँ कि सरकार कैसे दोषी होती है आपकी नज़र में, क्या लगता है? आप भी सरकार में थे। मैं सरकार के नुमाइंदों को कहता हूँ, कोई योजना आएगी तो चम्मच से तो खिलाई नहीं जाएगी। अगर चम्मच से नहीं खिलाई जाएगी तो सख्ती से खिलाई जाए, सख्ती की जाए। लॉकडाउन में सख्ती की गई 2 महीने 3 महीने, उसका नतीजा देख लीजिए। अब सख्ती खोल दी गई, उसका नतीजा देख लीजिए। अब फिर पूरा देश कांप रहा है कोरोना के उससे। सख्ती, और सख्ती अगर भारत में नहीं की गई, विदेशों में भी की गई, तो आज उसका पैरेलल देख लीजिए। सबसे जीवंत उदाहरण कोरोना का है। तो अगर विनभय होए न प्रीत, भयभीन हो न प्रीत, विनभय होए न प्रीत या भयभीन होए न प्रीत, जी, माने दोनों एक ही है। अगर एक बाप अपने बेटे को भय नहीं दिखाएगा तो बेटा तो सर पे चढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बाप बेटे को भय दिखा करके उसको दबाना चाहता है, लेकिन उसको दिखाना चाहता है अनुशासन में रहो। अनुशासन भय से ही होता है। तो हम अगर कुछ करना चाहें तो हमारे पास पुछलग्गू भी बहुत है, उसको खींचने वाले। ठीक बात है। कोरोना की बात आपने की, भारत के प्रधानमंत्री अपील करते हैं और संपूर्ण लॉकडाउन होता, सब कुछ बंद हो जाता है। मैंने तो अपनी लाइफ में इस तरह का कर्फ्यू नहीं देखा कभी भी कि इतने महीने तक लोग अपने घरों में बंद। एक ऐसा वायरस, आदर्श वायरस जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, उसकी कोई दवा नहीं बनी। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपका एक अपना एक सिस्टम है पूरा, मैंने देखा है बहुत पहले से। एक आपका अपना ऑरा है, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं। जब इस तरह की समस्या आती है तो सुरेश पांडे क्या करते हैं, उनके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। बहुत ठीक बात कही है आपने जी। इस कोरोना वायरस में 2 बातें कही जाती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक बात है। डॉक्टर ये कहता है कि छोटे बच्चे और उम्र अपने बचा के रखें, ठीक बात है। ये ऐसा मानता हूँ कि उम्र के दर पर चलते हुए मैं उम्र की सीमा में पहुँच गया, जिसमें मेरे दोनों बेटे डॉक्टर हैं। वो मुझको घर से निकलने नहीं देते, तो मैं उनसे कहता हूँ उनकी सेवा करो। मेरा एक बेटा रायबरेली में 3 बार कोविड के टीम इंचार्ज रहा, यहाँ बटोही में रहा 3 बार। मेरा बड़ा बेटा कोविड इंचार्ज है मेदांता लखनऊ में। तो मैं कैसे नहीं माने, या तो मैं सेवा करूँ या मेरे बेटे सेवा करें। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं अस्पताल में जा करके करूँ, क्योंकि डॉक्टर खुद ही कहेंगे कि आप यहाँ कहाँ आ गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम बचेंगे तो मेरी सांस चलेगी, एकदम। जब सांस चलेगी तो हम आपको देखेंगे। हमारी इच्छा है कि हम आपको देखते रहें। और
काम करने की बात है तो मैंने जो काम किया है उसका उल्लेख न करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फिर ये होगा कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, नए लोगों को थोड़ा सा बांटेंगे, इजहार बहुत होगा, थोड़ा सा देंगे, इश्तहार बहुत होगा। सर मैं एक बात समझता हूँ, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बंद मुट्ठी से काम करते हैं, पता ना लगे, ठीक बात है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए जानना चाहता हूँ कि लोग कुछ सीखें, क्योंकि जो समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संपन्न है, और इस तरह की एक समस्या आती है जब बहुत सारे लोग जो निकलते जिनके पास में कम संसाधन थे, लेकिन तब भी वो निकले बाजारों में, उन्होंने लोगों की मदद की, मतलब बाजारों में निकलने से। तो मैं सुरेश पांडे के बारे में जितना कुछ जानता हूँ, एक वो समाज सेवी भी हैं, लोगों से जुड़े भी हुए हैं। मेरे ख्याल से आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े जिनका भरण पोषण कहीं ना कहीं से आपके माध्यम चल रहा होगा। तब आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? क्योंकि जानना जरूरी है, कुछ ना कुछ लोग जानेंगे, सीखेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ उनसे यही कह सकता हूँ कि ये साइलेंट किलर है, कोरोना इज ए साइलेंट किलर। हमारे माथे पे नहीं लिखा, आपके माथे पे नहीं लिखा। हम किससे मिलते हैं, कौन हमको दे गया, जब तक हम इसको जानेंगे तब तक हम 10 आदमियों को और दे देंगे। तो हमारा तो ये लोगों से, मैं आज भी जाता हूँ, कहीं भी गया, अपने गांव गया, फार्म गया, तो उन लोगों को डांटता हूँ कि मास्क लगाओ। नहीं मास्क होता तो मैं मास्क देता हूँ, मास्क लगाओ। नहीं होता तो कहते हैं अंगोछा लपेटो। आदमी को तो कैसे कहा ही जा सकता है, जब सरकार दंड करती है, 2000 रुपया दंड लगाती है, हमारे पास तो कोई ऐसी पावर है नहीं कि दंड लगाओ सिवाय डांटने के। इसमें कुछ लोग मान जाए, ये मेरा एक सहयोग है, मेरा एक सोच है, प्रयास आपका इस पर है, मैं यही कर सकता हूँ। ठीक बात है। और दूसरे जो मेरे बेटे करते हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। बहुत लोग, तो बहुत बड़ी सेवा। लालजी टंडन वहाँ मेरा बेटा लगा रहा, कौन नहीं गया, नेताजी वहाँ गए, मेरा बेटा लगा रहा, बड़ी सेवा है वो। और ये अच्छा लगता है कि जब वहाँ के लोग कहते हैं कि उनका बेटा है, तो लोग मुझको याद करते हैं। सर मैं देश के सभी डॉक्टरों को अपने चैनल के माध्यम से, मतलब मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उनकी जो सेवा है, आपके पुत्र भी उसमें इंक्लूड है, कि जिस तरह से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब इस तरह से भय में, जब हम किसी अदृश्य वायरस से लड़ते हैं उसकी कोई दवा नहीं होती, और जिस तरह से वो कर रहे हैं एक सार्थक प्रयास, मैं जितनी उनकी प्रशंसा करूं पूरे भारत के डॉक्टरों की वो कम है सर। और आपके बेटे भी डॉक्टर हैं, तो मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि इस तरह से वो सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से लगे हुए हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा करते हैं। बहुत बड़ी बात सर, आप उनके पिता हैं, इसलिए आपके लिए तो बहुत गर्व की बात है जिस तरह से वो लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँ? जी बताइए सर। प्रधानमंत्री भी, अमित शाह भी अच्छी बात कहते हैं कि अगर बॉर्डर पे फौज लड़ता है तो कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं। ये भी सैल्यूट, ये भी आदर के पात्र हैं। और इनके लिए भी एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि ये भी हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। बहुत सारी बातें प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी कही कोरोना वायरस के बारे में, डॉक्टरों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे अफसोस है कि कितना कष्ट होता है इन डॉक्टरों नर्सेस को, कितनी तकलीफ होती है। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ सरकार क्या करती है इन बच्चों के लिए। सुबह से लेकर रात तक ये अपनी जान जोखिम में डालते, ये कहते हैं फौजी हैं। सरकार आदमी को, डॉक्टर को, नर्सेस को संतावना न दे, उनके दर्द को समझे। सर ये है, तभी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनके दर्द को समझे। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं, देखने में बहुत अच्छी तरीके खोखली होती है, उसमें कुछ नहीं होता। मैं राजनीति की बात नहीं करता, ये हकीकत है। ये आदमी अगर परत दर परत, मैं तो उन सब बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को सही साबित करने के लिए वो जाएं और देखें खुद, तो उनको महसूस होगा कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके पेशेंट की रक्षा करते हैं एकदम। और उस समय जबकि इसकी कोई दवा नहीं। एकदम सर, मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूँ, खुलेआम मैं कहता हूँ डॉक्टर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये बात तो सरकार को करनी चाहिए कि उनके दर्द को भी समझना चाहिए ना। सुबह का गया हुआ रात के 10 बजे डॉक्टर आता है ना, उसके खाने का पता। अभी दिल्ली का अब देख रहे होंगे आप, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिली, नर्सेज की तनख्वाह नहीं मिली।
तब तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए सर। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। 3-3 महीने 4-4 महीने खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए दिनों रात मीटिंग कर रहे हैं, टीम 11 उन्होंने बना रखी है। एक तरह से अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रयास सरकार के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हैं गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सर अच्छा मुझे बताइए कि आपका राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा रह चुका है, जैसा मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा है अपनी खुद ही अभी तक के उसमें। कुछ ऐसी बातें हमारे साथ में शेयर करें, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी बड़ी जगह पे बैठ चुके हैं, आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कुछ एक्सपीरियंस अपने बताइए नेताजी के साथ। नरेश अग्रवाल जी भी आपके बहुत बढ़िया दोस्त रह चुके हैं। कौन मेरा दोस्त रहा, बहुत लोग चले गए। लोकपति मेरे परिवार के सदस्य रहे जी, श्री कृष्ण गोयल मेरे परिवार के सदस्य रहे, बलराम सिंह यादव मेरे परिवार के सदस्य रहे। ये सब लोग अब इस दुनिया में नहीं, सिर्फ एक जानने वाले डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, जो 7 बार के एमएलए रहे, 3 बार मिनिस्टर रहे, वो आज मैं हमारे संपर्क में है, आज आगरा में जिंदा है। और रह गई नेताजी की बात, ये मेरा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि मैं कांग्रेस से बहुत वर्षों तक जुड़ा रहा, इंदिरा जी के साथ जुड़ा रहा, यशपाल कपूर, अरुण नेहरू, ये सब इनके करीबी रहा, ये बात ठीक है। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं नेताजी से बहुत देर से जुड़ा, और मैंने ऐसा पाया कि ऐसा जीवट व्यक्तित्व, ऐसा जीवट आदमी अगर वो डांटता है तो उसकी डांट में भी ऐसी अपनत्व होती है कि लगता है कि कोई अपनत्व वाला आदमी डांटता है। वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो राजनीतिक होते हुए भी वो एक पारस पत्थर की तरह है कि जिसका हाथ पकड़ लिया वो सोने का हो गया। कल मैंने उनके बारे में कमेंट लिखा, न जाने कितने लोगों को उन्होंने एमएलए बना दिया, न जाने कितने लोगों को एमपी बना दिया, लेकिन वो व्यक्ति अपनों से धोखा खाया, प्रधानमंत्री होते होते रह गया। ये दुर्भाग्य उसके भाग्य का है। और फिर भी उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं आई कि प्रधानमंत्री नहीं बना। वो पूरी कहानी है, उसको मैं जानता हूँ, उसको कहने से क्या फ़ायदा। रह गई नरेश अग्रवाल की बात, नरेश अग्रवाल 80 में चुनाव लड़के आए थे, मैं तब भी बहुत बड़े बड़े स्टेज पर रहा। ये बात अलग, मैं कभी एमएलए नहीं हुआ, ये बात अलग है, मैं कभी एमएलए का एमपी का चुनाव नहीं लगा, लेकिन मैं लड़ाई बहुत, झांसी, ललितपुर, उरई, किंग मेकर की भूमिका थी आपकी। मतलब मुझको अच्छा लगता था, मुझको अच्छा लगता था। आज मैं रायबरेली कुछ लोगों से कहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम बनो, मुझे खुशी होगी कि मैं नहीं, ये मेरा दोस्त बन गया। भले ही वो मेरे साथ रहे न रहे, लेकिन मुझको अच्छा लगता है कि मेरा कोई साथी बन जाए तो मुझे लगता है मैं बन गया। श्री कृष्ण गोयल पावर से उतर गए थे 80 में, उसके बाद फिर मैंने उनकी कोशिश की। बलराम सिंह यादव कई बार पावर में उतरे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेताजी कभी चुनाव हारे हैं, मैं जानता हूँ। जसवंत नगर में मैं चुनाव, ये बात मैंने नेताजी से कही कि नेताजी मैं तो आपको चुनाव हरवाने गया था। तब उन्होंने पूछा ये कैसे, हमने कहा जसवंत नगर में। कहाँ रहते थे, मैंने कहा आयरन का टोला है, वहाँ मैं रहता था 2 दिन, और मैं बलराम सिंह को चुनाव जितवा के लाया। फिर उस आदमी का बड़प्पन देखिए, दोनों को डगर जान, दोनों के 36 के आंकड़े, इटावा के दोनों नेता। नेताजी ने अपनी मैनपुरी की सीट लोकसभा की बलराम सिंह को दिया। हमने कहा नेताजी ये बड़प्पन, यही तो बड़प्पन है जिससे आपके पास लोग खींचे चले आते हैं। यानी दुश्मन को भी कैसे अपना बनाया जाए। तो उस व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ, उसका जन्मदिन कल था। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति, अच्छा मुझको मेरे उनके संबंध बहुत पारिवारिक रहे, उस परिवार से खासकर मुलायम सिंह से जुड़ा रहा। मैंने तो ऐसा व्यक्तित्व राजनीति में तो नहीं देखा। और ये एक उदाहरण स्वरूप है, जिस आदमी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी बधाई दें, भाजपा के दूर, ये एक संदेश है कि राजनीति में व्यक्तिगत रिलेशन नहीं होते, अपनत्व होता है। ये नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत मेरी भी शुभकामनाएं आपको कि अपने शहर के बारे में सोचते हैं, यूपी के बारे में सोचते हैं, और आपने जो भी काम कराए हैं अपने मंत्री बने रहने वक्त तक, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप स्टूडियो हमारे लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि वही जुझारूपन आप रखिए जी। मैं आपके व्यक्तित्व को जानता हूँ, और जितना आप जूझेंगे उतना आप खड़े उतरेंगे सोने की तरह। मैं आया हूँ अपनत्व की वजह से आया हूँ। जी बिल्कुल। आपने हमको बुलाया, आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, और मैं जिस काबिल भी हूँ निसंकोच मुझे कहिए, मैं आपके साथ हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे सुरेश पांडे जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके। मैं बताऊं, सुरेश पांडे जी एक वरिष्ठ नेता के तौर पे, और उन्होंने किंग मेकर की भूमिका हरदम निभाई है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे बहुत बेबाकी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं MP MLA नहीं बना, लेकिन मैंने लोगों को बनाया। तो सुरेश पांडे एक वरिष्ठ नेता के तौर पे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक सामाजिक दायरा बहुत बड़ा, लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं और हर एक व्यक्ति के सुख और दुख में पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। और सुरेश पांडे के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन इससे पहले आप अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की अभी कोई दवा नहीं बनी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार और पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए जितनी भी गाइडलाइंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के, उनको जरूर फॉलो करिए। और S7 न्यूज़ चैनल के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए, आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।